नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में हम प्रयोगवाद और नई कविता का अध्ययन करेंगे। हम हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और इस क्रम में आज की क्लास में हम प्रयोगवाद और नई कविता को देखेंगे, जिसकी समय सीमा है 1943 से 1952 ईस्वी तक। बात करें प्रयोगवाद शब्द की, तो प्रयोगवाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। इन्होंने हिंदी में प्रयोगवादी रचनाएं नामक निबंध में सबसे पहले प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किया था। यह निबंध 1944 में सरस्वती में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। अगेन इस काव्य धारा के लिए प्रयोगवाद नाम को स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने इसके लिए प्रयोगशील और नई कविता शब्द का प्रयोग करते थे। ठीक है। वाद के रूप में प्रयोग शब्द का प्रचलन सन 1943 ईस्वी में अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं प्रकाशित हैं, जिनमें हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर और डॉक्टर रामविलास शर्मा और अज्ञेय। दूसरा सप्तक की बात करें, जिसका समय है 1951 ईस्वी। इसमें रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर और हरि नारायण व्यास जी हैं। तीसरा सप्तक की बात करें, जिसका समय है 1959 ईस्वी। इसमें कीर्ति चौधरी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और मदन बादशाहन जी शामिल हैं। इनको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। आप ट्रिक अपनी कोई बना करके सभी सप्तक को आप लोग याद कर लीजिएगा। एक क्लास में यहाँ तीसरा सप्तक का समय गलत हो गया था। तीसरा सप्तक का समय है 1959 ईस्वी, इसको सही कर लीजिएगा। चौथा सप्तक की बात करें तो इसका समय है 1979 ईस्वी। इसमें आते हैं राजेंद्र किशोर, श्री राम वर्मा, सुमन राजे, नंद किशोर आचार्य, स्वदेश भारती, राजकुमार अंबुज और अवधेश कुमार। अज्ञेय ने तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। दूसरा सप्तक में अज्ञेय ने आत्म अन्वेषण पर बल दिया है। तीसरा सप्तक के कवि स्वयं अपनी कविताओं के आलोचक बनकर उभरे हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने तार सप्तक की समीक्षा में इस काव्य प्रवृत्ति का नाम प्रयोगवाद दिया है। यहाँ याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, यह इम्पोर्टेंट है। अज्ञेय ने प्रयोगवाद शब्द को अनुपयुक्त मानते हुए दूसरा सप्तक की भूमिका में स्पष्ट किया कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है। विरोध और अस्वीकृति के बाद भी प्रयोगवाद शब्द सर्वमान्य हो गया था। प्रयोगवादी कविता में मध्यम वर्गीय समाज के चित्रण को प्रमुखता दी गई है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और तथ्य देखते हैं। प्रयोगवाद सर्वाधिक अस्तित्ववाद से प्रभावित है और अस्तित्ववाद के प्रवर्तक सारेन किरकेगार थे। समकालीन समीक्षा में अज्ञेय को अस्तित्ववादी घोषित किया गया है। प्रयोगवादी कवि हर प्रकार की रूढ़ि के विरोधी हैं और अपने को परंपरा भंजक मानते हैं। वस्तुतः ये कवि यथार्थवादी हैं। प्रयोगवाद की विशेषताओं की बात करें तो इसमें अति यथार्थवादिता देखने को मिलती है, अति बौद्धिकता देखने को मिलती है, अहम भाव देखने को मिलता है, निराशा, कुंठा और हीन भावना का चित्रण हुआ है। मनोविश्लेषणवाद में आस्था देखने को मिलती है। उसके अलावा काव्य में नवीन विषयों का समावेश किया गया है। निरंतर प्रयोगशीलता देखने को मिलती है और मुक्तक काव्य एवं लंबी कविताओं की रचना इसमें देखने को मिलती है। गद्य काव्यों की रचना हुई है और लोक मंगल का अभाव देखने को मिलता है। ईश्वर के प्रति अनास्था का भाव भी देखने को मिलता है और शब्द लय के स्थान पर अर्थ लय को प्रमुखता दी गई है। मुक्त छंदों का प्रयोग हुआ है। यह प्रयोगवाद की कुछ विशेषताएं थी। प्रयोगवाद के कुछ दोष भी हैं, जैसे कि साधारणीकरण का अभाव है। यह पाश्चात्य साहित्य के प्रतीकवाद का अनुकरण है और इसे शुष्कतावाद भी कहते हैं, गणपति चंद्रगुप्त ने कहा था। अगला तथ्य है, प्रयोगवादी कविता में बौद्धिकता का प्राधान्य है और वह क्लिष्ट प्रयोगों और असंबद्ध वाक्य रचना के कारण दुरूह भी हो गई है, थोड़ी समझ में कम आती है। प्रयोगवादी कविता दुरूहता, अस्पष्टता और समाज निरपेक्षता के कारण कभी लोकप्रिय नहीं हो सकी। प्रयोगवाद की काल अवधि सन 1943 से 1953 ईस्वी तक मानी जाती है। यहाँ संशोधित कर लीजिएगा, प्रयोगवाद की समय सीमा 1943 से 1952 तक मानी जाती है। ठीक है। 1951 में दूसरा सप्तक प्रकाशित होने के बाद ही कतिपय प्रयोगवादियों ने अपने को अज्ञेय के नेतृत्व से अलग करने का प्रयत्न करने लगे और अपने को प्रयोगवादी कहलाने में संकोच करने लगे थे। इन कवियों ने अपनी रचना को नई कविता कहना आरंभ कर दिया था।
जितने भी ये तथ्य है ना, इनसे असत्य और सत्य वाले कथन बन सकते, प्रश्न बन सकते हैं, या कथन वाले प्रश्न बन सकते हैं कि कौन सा प्रयोगवाद के संबंध में सही है या नहीं है। तो इनको जरूर याद रखिएगा। केवल उन्हीं तथ्यों को मत याद रखिए जिनमें रचनाओं के प्रकाशन वर्ष दिए गए हो, या किसकी रचनाएं हैं, या वर्ण विषय क्या है। विशेषताओं से भी प्रश्न बनते हैं। तो इस क्लास को पूरा देखिए, अच्छी तरीके से देखिए और अपने नोट्स को अपने हाथ से लिखिए। एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहती हूँ कि जब भी हम किसी चीज की पढ़ाई करते हैं तो हमारी इंद्रियों में से जितनी इंद्रियां उस समय काम कर रही होती हैं उतना ही हमें याद होता है। अगर हम किसी क्लास को देख रहे हैं तो आंखों से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं और हाथ से लिख रहे हैं, तो इस तरह से हमें ज्यादा याद होगा। ठीक है, तो आप अपने नोट्स खुद बनाया कीजिए। हालांकि मैं पीडीएफ तो है टेलीग्राम पे दे देती हूँ क्लास के 1-2 दिन बाद, लेकिन आप इसको लिखा कीजिए। अभी टाइम है पेपर में तो लिखा कीजिए। जरूरी नहीं है कि खूब सुंदर सुंदर राइटिंग बना के ज्यादा समय में लिखे, नहीं, छोटे छोटे शॉर्ट नोट बनाइए और उन्हें याद कीजिए। ठीक है। अगला तथ्य है, नई कविता के प्रमुख तत्व अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि है। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन 1954 ईस्वी में इलाहाबाद से हुआ और इसके संपादक थे डॉक्टर जगदीश गुप्त। नई कविता में चर्चित लघु मानव का अर्थ है वह सामान्य जन जो अब तक उपेक्षित था। नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की गई है। डॉक्टर जगदीश गुप्त ने अपने किस्म किस्म की कविता नामक लेख में नई कविता के नए नए नामों को सूचीबद्ध करते हुए 45 नामों का उल्लेख किया है। कितने नामों का? 45 नामों का। प्रभाकर माचवे की कविताओं में प्रगति, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताओं का सामंजस्य देखने को मिलता है। सन 1952 में नई कविता शब्द का प्रयोग अज्ञेय ने आकाशवाणी पटना की एक भेंट वार्ता में किया था। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने नई कविता में अर्थ का प्राधान्य न मानकर उसे बिंब प्रधान माना है। नई कविता काव्य प्रवृत्ति के प्रचार प्रसार में प्रतीक, दृष्टिकोण, कल्पना, धर्मयुग आदि पत्रिकाओं का योगदान रहा है। प्रयोगवाद को अधिक गतिशील और प्रयोगशील बनाने में बिहार के 3 साहित्यकारों का भी योगदान रहा है, जिनमें नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश कुमार हैं। नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश कुमार ने अपने नाम के प्रथम अक्षर को लेकर नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन चलाया, जो सन 1956 में प्रपदवाद का प्रकाशन किया। अगला तथ्य है, शलभ श्री राम युत्सावादी कविता के प्रवर्तक हैं। इसके अलावा परमानंद श्रीवास्तव प्रतिबद्ध कविता के जनक हैं। नई कविता की बात करें तो नई कविता 1952 से 1960 तक की कविताओं को कहा जाता है और इस दौरान बहुत सारे काव्य आंदोलन चले थे। सबसे पहले बात करें नई कविता की तो यह 1951 ईस्वी में आरंभ हुआ था, जिसके प्रवर्तक अज्ञेय थे। इसके अलावा नई कविता आंदोलन नाम से जगदीश गुप्त ने आंदोलन चलाया था 1954 ईस्वी में, और कविता आंदोलन 1954 ईस्वी में जगदीश चतुर्वेदी ने चलाया था। उसके बाद आई थी ताजी कविता 1958 ईस्वी में, लक्ष्मीकांत वर्मा ने इसको चलाया था, यानी उसके प्रवर्तक थे। उसके बाद नवगीत आंदोलन हुआ था 1958 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा। इस तरह से बहुत सी कविताओं के आंदोलन चले थे, जिसमें युत्सावादी कविता थी 1965 ईस्वी में। यह कविता चलाई गई थी किसके द्वारा? श्री राम शलभ द्वारा चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 1965 ईस्वी में चलाई गई थी। ठीक है, इसके समय को याद रखिएगा। इसके अलावा परमानंद श्रीवास्तव ने प्रतिबद्ध कविता आंदोलन चलाया था। अब हम सबसे पहले अज्ञेय के बारे में देखेंगे। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? 1911 ईस्वी में कसिया देवरिया में हुआ था। निधन 1987 में हुआ था, ये हम जानते हैं। ठीक है, अज्ञेय की रचना आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह 3 खंडों में विभक्त है। प्रथम का नाम है अंतः सलीला, द्वितीय का नाम है चक्रांत शिला और तृतीय का नाम है असाध्य वीणा। असाध्य वीणा को हम कविता के रूप में पढ़ते भी हैं। इसके अलावा अगर बात करें अज्ञेय की प्रथम कविता की, तो अज्ञेय की प्रथम कविता है जय नाम से। अज्ञेय की प्रथम कविता का नाम है जय, जो कि 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इनकी चर्चित कविताएं हैं सांप, नदी के द्वीप, हिरोशिमा, कलगी बाजरे की, हरी घास पर क्षण भर, यह दीप अकेला, ये इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। आंगन के पार द्वार में संकलित असाध्य वीणा एक लंबी कविता है और अज्ञेय की श्रेष्ठतम कविताओं की परिगणित भी कही जा सकती है। असाध्य वीणा चीनी लोक कथा टेमिंग ऑफ द हार्प की भारतीय परिवेश में प्रस्तुति है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इसको
अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। सांप अज्ञेय जी की सर्वाधिक प्रसिद्ध व्यंग कविता है। यह नगर के तथाकथित सभ्य लोगों पर गहरा प्रहार करती है। एक चीड़ का खाका में अज्ञेय ने जापानी काव्य का नमूना प्रस्तुत किया है। जापानी भाषा में ऐसे मुक्तकों को हाइकू कहते हैं। मिलान वाले प्रश्न जब बनते हैं तो यहाँ से जो यह कविता शैली है हाइकू, इसमें मिलाने को दिया जाता है तो यह अज्ञेय से मिलाएंगे, यानी अज्ञेय ने हाइकू शैली की कविताएं लिखी हैं। भग्नदूत अज्ञेय का पहला काव्य संग्रह है जो कि 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1933 ईस्वी में अज्ञेय का पहला काव्य संग्रह है। अज्ञेय का दूसरा काव्य संग्रह चिंता है, 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। अज्ञेयकृत चिंता का विषय प्रेम है और इसमें इन्होंने अपनी भावनाओं को कविता और गद्य गीत दोनों के माध्यम से व्यक्त किया है। और इसके भी दो भाग है, विश्वप्रिया और एकायन। इत्यलम 4 भागों में विभक्त है। इत्यलम का प्रकाशन वर्ष कब है? 1946 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। और इसके 4 भाग हैं, बंदी स्वप्न, हिय हारिल, वंचना के दुर्ग और मिट्टी की इहा। इस प्रकार से यह 4 भागों में विभाजित है। और इसमें राष्ट्रीयता, बंदी जीवन, राष्ट्रीयता और प्रकृति से संबंधित कविताएं इसमें संग्रहित हैं। हरी घास पर क्षण भर अज्ञेय की पहली प्रौढ़ कविता मानी जाती है जो कि 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? 1949 ईस्वी में। बावरा अहेरी काव्य ग्रंथ में अहेरी शब्द आलोक का प्रतीक है जो ब्रह्म जगत में प्रकृति के अंधकार और अंतर जगत में मन के तमस को मिटाता है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, याद रखिएगा। प्रश्न जब गहराई से बनेंगे तो इस तरह के तथ्यों से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है। बावरा अहेरी का प्रकाशन वर्ष कब है? बावरा अहेरी 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तथ्य है अगला, बावरा अहेरी की प्रारंभिक पंक्तियों पर फारसी के प्रसिद्ध कवि उमर खयाम की एक रुबाई का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि अज्ञेय की किस रचना में उमर खयाम की रुबाई का प्रभाव देखने को मिलता है? तो वह रचना होगी बावरा अहेरी। आंगन के पार द्वार में अज्ञेय ने विराट जीवन और अनिर्वचनीय तत्व के साथ अपने मन का संबंध स्थापित किया है। शमशेर एवं अज्ञेय दो ऐसे आधुनिक कवि हैं जो अंग्रेजी कवियों एजरा पाउंड और इलियट के अधिक निकट हैं। अज्ञेय जी की रचना आंगन के पार द्वार में जैन और बौद्ध दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। और इस रचना को, यानी कि आंगन के पार द्वार की रचना को 1964 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यह भी आप लोग याद रखिएगा, यह तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखेंगे हम प्रयोगवाद और नई कविता के कवियों, क्योंकि क्रम से जब प्रश्न क्रम वाले बनेंगे तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो यहाँ से आप इनको क्रम से याद कर लीजिएगा, क्रम से याद करने में यहाँ पर आसानी होगी। सबसे पहले आएंगे गिरजा कुमार माथुर, जन्म है 1919 ईस्वी और निधन है 1994 ईस्वी। गजानन माधव मुक्ति बोध की बात करें तो 1917 में जन्म, 1964 में इनका निधन। भवानी प्रसाद मिश्र 1914 ईस्वी में जन्म और 85 ईस्वी में निधन हो गया था। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 1911 ईस्वी में और निधन हुआ था 1993 ईस्वी में। धर्मवीर भारती का जन्म हुआ था 1926 ईस्वी में और निधन हो गया था 1997 ईस्वी में। बात करें अज्ञेय की तो इनका जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में और निधन हो गया था 1987 ईस्वी में। ये क्रम से नहीं है, आप इसको क्रम से लगा लीजिएगा। प्रभाकर माचवे का जन्म हुआ था 1917 ईस्वी में और निधन हुआ था 1991 ईस्वी में। विजय देव नारायण शाही की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1924 ईस्वी में और निधन हुआ था 1982 ईस्वी में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म हुआ था 1927 में और निधन हुआ था 1983 ईस्वी में। इन सभी रचनाकारों के जन्म एवं निधन के वर्ष को मैंने कई पुस्तकों से मिलान कर लिया है और जहां पर सही नहीं था उसको मैंने सही भी कर दिया है। भारत भूषण अग्रवाल की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1919 ईस्वी में और निधन हुआ था 1975 ईस्वी में। श्रीकांत वर्मा का जन्म हुआ था 1931 में, निधन हुआ था 1986 ईस्वी में। रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था 1929 ईस्वी में और निधन हुआ था 1990 ईस्वी में। धूमिल का जन्म 1936 ईस्वी में हुआ था और निधन 1975 ईस्वी में। लक्ष्मीकांत वर्मा और नरेश मेहता दोनों का जन्म हुआ था 1922 ईस्वी में। कुंवर नारायण का जन्म हुआ था 1927 ईस्वी में और निधन हो गया था 2017 ईस्वी में। केदारनाथ सिंह की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1934 ईस्वी में, निधन हुआ है इनका 2018 में। रामदरस मिश्र
का जन्म हुआ था 1924 ईस्वी में और निधन अभी नहीं हुआ है, अभी भी रचनाएं लिख रहे हैं। जगदीश गुप्त की बात करें तो उनका जन्म हुआ था 1924 ईस्वी में और निधन हो गया था 2001 ईस्वी में। सबसे पहले देखते हैं शमशेर बहादुर सिंह को जन्म कब हुआ? 1911 में। अभी हमने देखा था कहाँ पर हुआ था इनका जन्म। इनका जन्म हुआ था देहरादून में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, किस जगह पे हुआ था ये याद रखिएगा। इनका जन्म हुआ था देहरादून में, निधन हुआ था 1993 ईस्वी में। इन्हें कवियों का कवि कहा जाता है। अज्ञे ने इनको कवियों का कवि कहा था। मलेज ने इनको मूड्स का कवि कहा था। सौंदर्य बोध का कवि कहा था मुक्ति बोध ने। और मानसल इंद्रिय बोध का कवि कहा था श्रीकांत वर्मा ने। इनके उपनामों को याद रखिएगा। कवियों का कवि कहा जाता है, मूड्स का कवि कहा जाता है, सौंदर्य बोध का कवि कहा जाता है और मानसल इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह की रचनाओं में छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद तीनों की समान रूप से स्वीकृति है और इन्हें एक और नाम से भी जाना जाता है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। इन्हें हिंदी उर्दू कविता का दोआब नाम से भी जाना जाता है। तो यह तथ्य भी आप लोग याद रखिएगा। इन्हें हिंदी उर्दू कविता का दोआब, ठीक है, हिंदी उर्दू कविता का दोआब, ठीक है, जहाँ दो चीजें मिलती हैं, जो जहाँ दो नदियां मिलती हैं उसे दोआब कहा जाता है। तो इन्हें हिंदी और उर्दू कविता का दोआब कहा जाता है। यह प्रश्न बन चुका है तो इसलिए इसको याद रखिएगा। प्रगतिशील चेतना के कवि शमशेर बहादुर सिंह ने फ्रांसीसी प्रतीकवादी कवियों के प्रभाव में पर्याप्त प्रयोग किए हैं, अतः उन्हें कवियों का कवि कहा जाता है। इन्हें प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि भी कहा जाता है। ठीक है, इनके बहुत सारे उपनाम हैं। शमशेर बहादुर सिंह ने अपनी पत्नी की रुग्ण और जर्जर दशा पर अपनी संवेदना एक पीली शाम कविता के माध्यम से व्यक्त की है। यह इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता रही है, एक पीली शाम। ठीक है, चर्चित कविताओं में टूटी हुई बिखरी हुई भी है, 1990 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा समय साम्यवादी इनकी रचना परीक्षा में पूछी जाती है। अमन का राग 1992 ईस्वी में प्रकाशित इनकी एक लंबी कविता है, इसको याद रखिएगा। और एक पूछी जाती है इनकी कविता धूप कोठरी के आईने में खड़ी है, पूछी जाती है कि किसकी कविता है। ठीक है, और इनकी कविता एक है चुका भी नहीं हूं मैं, 1975 में प्रकाशित हुई थी और 1977 ईस्वी में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। आलोचकों ने गजानन माधव मुक्तिबोध की समानता कबीर से की है। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? अभी हमने पीछे देखा, याद है ना, 1917 में इनका जन्म हुआ था और 1964 में इनका निधन हो गया था। ठीक है, यह कहाँ के रहने वाले थे? श्योपुर ग्वालियर के रहने वाले थे। इन्हें भयानक खबरों का कवि कहा जाता है, तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है, फैंटेसी का कवि कहा जाता है, अद्भुत पूरक कवि भी कहा जाता है। अंधेरे में मुक्तिबोध की सबसे लंबी और सर्वाधिक चर्चित कविता रही है। इन्होंने इस कविता में अपनी समग्र रचनात्मकता को पूरे आवेग के साथ मूर्त किया है। अंधेरे में इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता रही है और इसके 8 खंड प्रकाशित हुए थे, यानी कि यह रचना 8 खंडों में है और कल्पना पत्रिका में यह 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, अंधेरे में कविता। ठीक है, इसके अलावा चांद का मुंह टेढ़ा है, यह भी 1964 ईस्वी में ही प्रकाशित हुई थी और इस रचना में 28 कविताएं हैं। ठीक है, अंधेरे में कविता एक स्वप्न कथा है, एक फैंटेसी है। यह फैंटेसी अंतः दर्शन की ऐसी प्रक्रिया के रूप में प्रयुक्त है जिसमें एक स्तर पर साम्राज्यवादी, पूंजीवादी, फासिस्ट प्रतिष्ठानों की गतिविधियों के रहस्य खुलते हैं और दूसरे स्तर पर इस बाह्य जगत और अंतर जगत की विषमता के संवेदनात्मक ज्ञान परस्पर आबद्ध हैं। मुक्तिबोध ने फैंटेसी को अनुभव की कन्या कहा है, यहाँ से प्रश्न बनता है, यह इंपॉर्टेंट तथ्य है। ठीक है, मुक्तिबोध की कविता तिलिस्मी अयारी उपन्यासों की कथा की तरह अद्भुत चमत्कारों, भयावह चित्रों, डरावनी सूरतों और आतंक दहशत आदि से परिपूरित रहती है। सिरफिरे का गीत मुक्तिबोध का आत्मनिरीक्षण का गीत है। इसमें कवि ने युग की संवेदन शून्यता, कर्तव्यहीनता, अकर्मण्यता और घोर स्वार्थी मनोवृत्ति का उद्घाटन किया है। मुक्तिबोध की भूल गलती कविता में भूल गलती को ही सुल्तान के रूप में पेश किया गया है और इसके सामने हथकड़ी पहने हुए ऊंचे कद का मूर्त रूप ईमान प्रस्तुत होता है। सारे धार्मिक संत और सैनिक सरदार आदि खामोश रहते हैं और ईमान को जीवन की शर्मनाक शर्तें मंजूर नहीं होती हैं। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, यह
इम्पोर्टेंट तथ्य है। यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो आप तो उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है यह, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। भूल गलती कविता नेट के सिलेबस में लगी हुई है। अगला तथ्य है ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की प्रसिद्ध लंबी कविता है। इसमें ऐसे ब्राह्मण को प्रस्तुत किया गया है जो अतृप्त आकांक्षाओं के साथ मर गया है और ब्रह्म राक्षस बन गया है। शमशेर बहादुर सिंह ने मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता को आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता से पूर्व और पश्चात का एक दहकता इस्पाती दस्तावेज कहा है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि शमशेर बहादुर सिंह ने अंधेरे में कविता को क्या कहा है? एक दहकता इस्पाती दस्तावेज कहा है। अंधेरे में कविता सर्वप्रथम 1964 में कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और इसका प्रथम प्रकाशन आशंका के द्वीप अंधेरे में शीर्षक से हुआ था। बाद में इसका नाम केवल अंधेरे में कर दिया गया था। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र का पहला काव्य संग्रह गीत फरोज सन 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जो काफी प्रसिद्ध हुआ था। यहाँ पर एक तथ्य संशोधित कर लीजिएगा, गीत फरोज कविता जो है 1953 ईस्वी में नहीं 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1914 ईस्वी में हुआ था। 1914 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। निधन 1985 ईस्वी में हो गया था। इनके उपनामों की बात करें तो इन्हें भवानी भाई कहते हैं, कविता का गाधी कहा जाता है इन्हें। उदय प्रकाश ने कहा था कविता का गाधी। शुद्ध गादीवादी कवि भी कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर ने इन्हें शुद्ध गादीवादी कवि कहा था। सहजता का कवि भी कहा जाता है इन्हें, और गांधी जी का बेटा इन्होंने स्वयं को कहा था। इनकी प्रथम कविता जो है पूछी जा सकती है परीक्षा में, आभा है। ठीक है, इनकी प्रथम कविता का नाम आभा है, जो कि 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। छायावादी शैली में यह कविता रचित है। सारा शहर शीर्षक कविता में वर्णित विनाश लीला किसी परोक्ष सत्ता द्वारा नहीं बल्कि स्वयं मनुष्य द्वारा रची जा रही है। स्नेह शपथ कविता में मिश्र जी गांधी जी के प्रेम और स्नेह को घर घर पहुंचाना चाहते हैं। इसका मूला भाव है विश्व भौतिक स्पर्धा और हिंसा के कारण झुलस रहा है। गांधी दर्शन ही मानवता के ऊषर को हरा भरा कर सकता है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इसको याद रखिएगा। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह को नवगीत विधा का प्रवर्तक और पुनरुद्धारक होने का श्रेय प्राप्त है। उन्होंने नई कविता गीत और नवगीत का प्रणयन किया था। सुदामा पांडे धूमिल का पहला काव्य संग्रह 1972 ईस्वी में संसद से सड़क तक प्रकाशित हुआ, जो काफी चर्चित हुआ था। सुदामा पांडे धूमिल का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1936 ईस्वी में, और इनका निधन कब हुआ था धूमिल का? इनका निधन हुआ था 1975 ईस्वी में। ठीक है, निधन, जन्म और निधन के समय को आप लोग याद रखिएगा। धूमिल का अन्य काव्य संग्रह है सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, जो काफी प्रसिद्ध हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1979 यानी 1979 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। केदारनाथ सिंह के बारे में देखते हैं। केदारनाथ सिंह ने सुई और धागे के बीच में कविता में माँ के त्याग और परिवार की सुरक्षा के प्रति उसका समर्पण चित्रित किया है। कुंवर नारायण कृत आत्मजयी कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित प्रबंध काव्य है। इसके बिंब मूलतः बौद्धिक हैं। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? कुंवर नारायण का जन्म हुआ था 1927 ईस्वी में, और निधन 2017 में हुआ था इनका। आत्मजयी रचना इनकी कब प्रकाशित हुई थी? आत्मजयी रचना का प्रकाशन वर्ष है 1965 ईस्वी। 1965 में यह प्रकाशित हुई थी। इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। इसके अलावा वाजस्रवा के बहाने 2008 में प्रकाशित हुई थी, और कुमार जीवी 2015 में प्रकाशित हुई थी। ये इनके तीनों खंड काव्य हैं। आत्मजयी, वाजस्रवा के बहाने और कुमार जीवी, तीनों इनके खंड काव्य हैं और पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। बात करें अरुण कमल की, तो अरुण कमल को काव्य रचना के लिए भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार और शमशेर सम्मान से सम्मानित किया गया है। अरुण कमल का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1954 ईस्वी में। ठीक है, कब जन्म हुआ था? 1954 ईस्वी में। और कहाँ के ये रहने वाले थे? रोहतास बिहार के रहने वाले थे, और यह समकालीन कविता के कवि हैं। ठीक है, इनकी प्रथम कविता है जनता का तंत्र, 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और इनकी सबसे प्रसिद्ध
रचना जो है वह है अपनी केवल धार। 1980 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी यह रचना और बहुत ही प्रसिद्ध रचना हुई है। अरुण कमल कृत नए इलाके में कविता मनुष्य की भौतिक उन्नति, शहरीकरण की मानसिकता, परिवर्तन की तेज गति के परिप्रेक्ष्य में मनुष्य की निरंतर घटती हुई आत्मीय संवेदना को निर्दिष्ट करती है। नए इलाके में कब प्रकाशित हुई थी यह रचना? नए इलाके में 1996 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। डॉक्टर सुनीता जैन के खंडकाव्य क्षमा में तुलसीदास और रत्नावली की कथा को अनूठे भाव और नूतन शैली में अभिव्यक्त किया गया है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। शिवराज सिंह बेचैन कृत चमार की चाय 2017 ईस्वी की कविता में और 57 कविताएं संग्रहित हैं। ये कविताएं मानवीय संवेदना को झकझोरती हैं और सोचने के लिए विवश करती हैं। एक तारा, अनपढ़ हो जाना, मुड़ मुड़ के, शिमला में, शेक्सपियर का घर और अंबेडकर का निवास, गुरु गुड़ चेला शक्कर, चमार की चाय, नीचे नहीं अलग जाती हैं हम, पारदर्शी प्रतिबिंब, समय लगेगा आदि कविताएं चर्चित और उल्लेखनीय हैं। ये रचनाएं अद्यतन रचनाएं हैं, इन्हें याद रखिएगा। ठीक है, नई कविता से संबंधित जो वर्तमान रचनाएं हैं तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। नासिरा शर्मा कृत अफ्रो एशियाई साहित्य 6 खंडों में 2017 में प्रकाशित हुआ। इसमें नेपाल, अफगानिस्तान, इथोपिया, सोमालिया, कुवैत, फिलिस्तीन, ईरान, सीरिया, इराक, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, लेबनान आदि के प्रमुख कवियों की कविताओं का हिंदी अनुवाद अपनी टिप्पणियों के साथ प्रस्तुत किया है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है नासिरा शर्मा की रचना अफ्रो एशियाई साहित्य 6 खंड है, 2017 में प्रकाशित हुआ है। अब देखेंगे हम महत्वपूर्ण कथन को जो कि भारतेंदु युग से अद्यतन काल तक रहेंगी। ठीक है, इसमें से हम महत्वपूर्ण पंक्तियों को देखेंगे और आलोचकों के कथन भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहली पंक्ति है निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। यह भारतेंदु जी की पंक्तियां हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, यह भी भारतेंदु जी की पंक्तियां हैं। पैधनी विदेश चली जात यह अति ख्वारी, भारतेंदु की पंक्ति है। यह बयार तबे बदलेगी कछु पपिहा जब पूछिए पीयू कहाँ, प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति है और कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, यह भी प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति है। कौन करे जो नहीं कसकत सुनी विपत्ति बाल विद्वन की, प्रताप नारायण मिश्र। जो विषया संतन तजी ताही मूढ़ लपटाती, राधा कृष्ण दास की पंक्ति है और पंक्तियों से देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी भक्ति काल के संत कवि की पंक्तियां हैं, तो यहाँ से तुलसीदास की पंक्तियां होने का भी भ्रम हो सकता है, तो याद रखिएगा राधा कृष्ण दास की पंक्ति है। मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है भारत भारती से, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। अगर आप इस क्लास को पहली बार देख रहे हो, क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे होने वाली क्लासेस देखने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को शेयर कीजिएगा। हालांकि मैं कहती नहीं हूँ, आप लोग खुद ही कर देते हैं। अगली पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की रचना यशोधरा से, सखी वे मुझसे कहकर जाते क्या वे मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते। अगली पंक्ति है अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। यशोधरा की पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त जी की। नारी पर नर का कितना अत्याचार है, लगता है विद्रोह मात्र ही अब उसका प्रतिकार है। यह भी गुप्त जी की पंक्ति है। गुप्त जी की बहुत पंक्तियां बहुत ही प्रसिद्ध हैं और परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं। कभी किसी न किसी राज्यों की परीक्षाएं होती हैं तो उनमें पूछी जाती हैं। एक पंक्ति है हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी, भारत भारती की यह पंक्ति है। राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे। यह पंक्ति है भारत भारती से मैथिली शरण गुप्त जी की। साकेत की एक पंक्ति है संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। यह भी पूछी जा चुकी पंक्ति है। रामनरेश त्रिपाठी की पंक्ति है पराधीन रहकर अपना सुख शोक न सह सकता कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। यह पंक्तियां भी बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी। इसके अलावा रामनरेश त्रिपाठी की एक पंक्ति है मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था जब दीप के वतन में, तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत के भजन में। इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छी पंक्ति है, आप यहाँ इसे कहीं भी सुना सकते हैं, अच्छी पंक्ति है।
जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है चंद्रगुप्त नाटक से, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। कार्नेलिया गाती है इस गीत को। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, कामायनी की पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद की। अगली पंक्ति है प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आहा उत्सुक है उनकी धूल। ये जितने भी पंक्तियों से संबंधित तथ्य है ना, ये परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं। मिलान वाले प्रश्न भी इनसे बनते हैं कि कौन सी पंक्ति किस कवि की है, तो इन्हें याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप क्लास को बीच से ही छोड़कर चले जाएं। क्लास को पूरा देखिए, सामने जब पंक्तियां आती हैं तो परीक्षा में अपने आप याद हो जाता है। नील परिधान बिच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बीच गुलाबी रंग। यह प्रसाद जी की पंक्ति है कामायनी से और इसमें अलंकार पूछा जाता है। कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। एक और पंक्ति है चंद्रगुप्त नाटक से ही जयशंकर प्रसाद की, हिमाद्री तुरंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। लहर से इनकी लहर रचना है। इससे पंक्ति देखते हैं, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरी विहागरी, बीती विभावरी जागरी। यह एक पंक्ति बीती विभावरी जागरी देकर भी पूछा जा सकता है कि किसकी पंक्ति है। और यह तो बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है हिंदी साहित्य की, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विस्वाद रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। कामायनी की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की। इसके अलावा कामायनी से ही एक पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद की, छेड़ो मत यह सुख का कड़ है, अपना हो या औरों का सुख, बढ़ा कि बस दुख बना वही। आगे देखते हैं जयशंकर प्रसाद की सभी पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पंत की एक पंक्ति है, मुक्त करो नारी को मानो, चिरबंदनी नारी को। यह पंक्ति पूछी जा सकती है, इसको याद रखिएगा। एक पंक्ति है और पूछी जा चुकी है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। इंपॉर्टेंट है यह। उषा के मृदुलाली में प्रथम किरण का आना रंगनी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया तूने यह गाना। रश्मि बंध से यह पंक्ति है सुमित्रा नंदन पंत की। आगे देखते हैं, जननी जन्म भूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गात पी चिर गरियसी। स्वर्ण धूलि से पंक्ति है सुमित्रा नंदन पंत की। आगे देखते हैं कुछ और पंक्तियां। सरोज स्मृति की पंक्ति है, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। यह निराला की पंक्ति है, धरने में पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित कर न सका। सरोज स्मृति से है निराला की पंक्ति। एक पंक्ति है इनकी रचना वन वेला से, हो गया व्यर्थ जीवन में रण में गया हार। निराला का पूरा जीवन ही बहुत ही व्याघातों से भरा हुआ था और इनकी रचनाओं में यह देखने को मिलता है, झलक उसकी देखने को मिल जाती है। निराला जी की एक और पंक्ति है, मुक्त छंद सहज प्रकाशन का, वह मन का निज भावों का प्रकट अकृत्रिम चित्र। नैनो का नैनो से गोपन प्रिय संभाषण, राम की शक्ति पूजा से है निराला की पंक्ति है। राम यहाँ पर सीता जी को याद करते हैं जब वह सीता से मिले थे। एक और पंक्ति है राम की शक्ति पूजा से, राम का ही यह कथन है, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढलके त्रिगजल। राम का कथन है, यह परीक्षा में पूछा जा सकता है किसका कथन है, तो यह राम का कथन है कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति, यह कहते हैं राम। ठीक है। गीतिका की एक पंक्ति है निराला की, पास हीरे हीरे की खान, खोजता कहाँ और नादान। ठीक है। जागो फिर एक बार कविता है निराला की। पंक्ति है, योग्य जन जीता है, पश्चिम की युक्ति नहीं, गीता है, यानी जो योग्य होता है उसे सफलता जरूर मिलती है। एक पंक्ति है, स्नेह निर्झर बह गया, रेत ज्यों तन ढह गया। ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार है और बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं। कुकुर मुक्ता की एक पंक्ति है, पूछी जाती है, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू, रंगो आब। निराला की पंक्ति है प्रगतिवादी पंक्ति। ठीक है। भारती जय विजय करे, यह भी निराला की पंक्ति है। इसके अलावा महादेव वर्मा की पंक्ति है, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, और बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, हमेशा ही पूछ ली जाती है। ठीक है। जब आसान प्रश्न बनाने होते हैं तो यह पंक्ति पूछी जाती है। एक पंक्ति है इनकी रचना रश्मि से, कनक से दिन मोती सी रात, सुनहली साँझ गुलाबी प्रात।
ठीक है। मैं नीर भरी दुख की बदली, सांध्य गीत की पंक्ति है महादेव वर्मा की। सांध्य गीत की एक और पंक्ति है, दीप मेरे जल अकंपित घुल अचंचल, ठीक है। इसके अलावा और पंक्ति एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, निहार की पंक्ति, जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग। यह पंक्ति देकर पूछी जा सकती है कि महादेव वर्मा की किस रचना से है, ठीक है। इसके अलावा बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्ति है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, ठीक है। क्रांति का संदेश दे रहे हैं इसमें। इसके अलावा नवीन की एक पंक्ति है साकी कविता से, हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में, पूछी जा चुकी है इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भगवती चरण वर्मा की पंक्ति है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, ठीक है। नागार्जुन की गाधी कविता है, बोले तुम केवल 5 मिनट, चुप रहे आदमी 10,000, बस 5 मिनट। इसके अलावा नागार्जुन की एक कविता है, खेत हमारे भूमि हमारी सारा देश हमारा, इसलिए तो हमको इसका चप्पा चप्पा प्यारा है, ठीक है। युगधारा की पंक्ति है, धुन खाए सहतीरों पर 12 खड़ी विधाता बाचे, फटी भीत है छत जुती है, आले पर बिस्तुइया नाचे, बिस्तुइया यानी कि छिपकली, ठीक है। बरसाकर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे, इसी तरह दुखहरन मास्टर गढ़ता है आदम की साचे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है यह। केदारनाथ अग्रवाल की पंक्ति है, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा। त्रिलोचन की पंक्ति है धरती कविता से, बहुत ही प्रसिद्ध कविता रही है इनकी धरती, पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी कविता है। मुझ में जीवन की लय जागी, मैं धरती का हूँ अनुरागी, जड़ी भूत करती है मुझको वह संपूर्ण निराशा त्यागी। त्रिलोचन की एक पंक्ति है, आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह रतन मिला है यह। इसके अलावा भंगदूत की पंक्ति है अज्ञेय की, मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, ठीक है। यह प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की धार पर धावनो है, इसी तरह की यह पंक्ति यह देखने को मिल रही है, मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। दुख सबको मांझता है, यह भी अज्ञेय की एक छोटी सी पंक्ति है, लेकिन पूछी जा चुकी है मिलान वाले प्रश्नों में, ठीक है। छोटी छोटी पंक्तियों को दिया जाता है मिलान वाले प्रश्नों में ताकि टाइप करने में आसानी हो, जैसे कि मौन भी अभिव्यंजना है, यह भी अज्ञेय की पंक्ति है। ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। बासन यानी कि बर्तन, अगर अधिक हम उसको घिस देंगे तो उस पर मुलम्मा यानी कि पॉलिश जो लगी होती है वो छूट जाती है, ठीक है। आगे की एक और पंक्ति है, कोठरी में लौ जलाकर दीप की, गिन रहा होगा महाजन सेंत की, ठीक है। इसके अलावा भवानी प्रसाद मिश्र की एक पंक्ति यह पूछी जा चुकी है परीक्षा में, किसी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में पूछी गई थी यह, कि इन दिनों की दुहरा है कवि धंधा, है दोनों चीजें व्यस्त कलम का कंधा, ठीक है। मुक्ति बोध की एक पंक्ति है, अभिव्यक्ति, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ और पंक्तियां, जैसे कि मुक्तिबोध की एक पंक्ति है, राष्ट्रगीत में भला, माफ कीजिएगा, रघुवीर सहाय की पंक्ति है, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर जन गाता है, ठीक है। एक और पंक्ति है रघुवीर सहाय की, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात हमसे न कीजिए। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा धूमिल की कविता मोचीराम बहुत ही प्रसिद्ध कविता हुई थी यह। इसकी पंक्ति है, बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। अपने यहाँ संसद तेली की वह घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है, यानी कि इसमें आधे लोग तो ईमानदार हैं लेकिन आधे लोग जो है धर्म भ्रष्ट भी हैं। सुदामा पांडे धूमिल की एक और पंक्ति है, कोई कवि विचार और भाषा की परंपरा को तोड़कर नए सृजन की ओर उन्मुख होता है तो उसकी हंसी उड़ाई जाती है। इंपॉर्टेंट कथन है, पूछा जा सकता है कि किसका कथन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का एक कथन है, ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, और यह हमेशा ही पूछा जाता है परीक्षाओं में। साहित्य जन समूहों के हृदय का विकास है। बालकृष्ण भट्ट की पंक्ति है, साहित्य का उद्देश्य दबे कुचले हुए वर्ग की मुक्ति का होना चाहिए। प्रेमचंद जी का कथन है। इसके अलावा हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है,
यह एक कथन है प्रेमचंद जी का। साहित्य का उद्देश्य दबे कुचले हुए वर्ग की मुक्ति का होना चाहिए। यह कथन इन्होंने कब कहा था? इन्होंने कहा था भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन जो लखनऊ में हुआ था और जिसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी, प्रेमचंद जी ने की थी 1936 ईस्वी में। उसी के भाषण में इन्होंने यह कथन कहा था, साहित्य का उद्देश्य दबे कुचले हुए वर्ग की मुक्ति का होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा एक कथन है हिंदी नई चाल में ढली, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कथन है। इसके अलावा प्रेमचंद जी का एक और कथन है, साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं बल्कि उनके आगे मसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। एक कथन है नंद दुलारी वाजपेयी जी का, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। जब हम छायावाद का अध्ययन कर रहे थे तो हमने इस कथन को देखा था। ठीक है, अभी रिपीट हो गया तो आपको कंठस्थ हो गया होगा, अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। निराला का यह कथन है, मुझे प्रोफेसरों के बीच में छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा। निराला जी का ही कथन है। एक कथन है महादेवी वर्मा का, जब मनुष्य का हृदय अपनी अभिव्यक्ति के लिए व्याकुल हो उठा तभी स्वच्छंद छंद में उसकी छाया अंकित हुई। महादेवी वर्मा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक कथन है और महत्वपूर्ण है, छायावाद एक विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम था जिसमें कवियों की भीतरी आकुलता ने ही नवीन भाषा शैली में अपने को अभिव्यक्त किया। अगला कथन है डॉक्टर नगेंद्र का, इस कविता में इस कविता ने जीवन के सूक्ष्मतम मूल्यों की प्रतिष्ठा द्वारा नवीन सौंदर्य चेतना जगाकर एक बृहत समाज की अभिरुचि का परिष्कार किया और उसकी समृद्धि की क्षमता हिंदी का केवल भक्ति काव्य ही कर सकता है। डॉक्टर नगेंद्र का यह कथन है। एक कथन है छायावाद के संबंध में नामवर सिंह जी का, कहते हैं कि छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ है। ठीक है। एक कथन है डॉक्टर देवराज का, ये कहते हैं कि छायावादी कवि सुंदर शब्द संचय द्वारा अपनी रचना में आकर्षण, सजावट और संगीत उत्पन्न करना चाहता है, अनुभूति को व्यक्त करना मुख्य ध्येय नहीं है। एक कथन है सुमित्रानंदन पंत का, बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रगतिशील कविता वास्तव में छायावाद की ही एक धारा है। दोनों स्वरों में जागरण का उदात्त संदेश मिलता है, एक में मानवीय जागरण का, दूसरे में लोक जागरण का। तो प्रगतिशील कविता को छायावाद की ही एक धारा किसने माना है? सुमित्रानंदन पंत ने। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि प्रगतिवाद समाजवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है। रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि कबीर में जैसे सामाजिक विद्रोह का तीखापन और प्रणयानुभूति की कोमलता एक साथ मिलती है, वैसा ही कुछ रचाव मुक्ति बोध में देखने को मिलता है। ठीक है। पंत जी का एक कथन और देख लेते हैं, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद छायावाद की उपशाखाएं हैं। यह मूलतः एक ही युग चेतना और युग सत्य से अनुप्रणित है और एक दूसरे की पूरक है। ठीक है। आगे देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट तथ्य। एक तथ्य है, मैं उन व्यक्तियों में से हूँ और ऐसे व्यक्तियों की संख्या शायद दिन प्रतिदिन घटती जा रही है जो भाषा का सम्मान करते हैं और अच्छी भाषा को अपने आप में एक सिद्धि मानते हैं। अज्ञेय जी का कथन है। ठीक है। एक कथन रामनरेश त्रिपाठी का देख लेते हैं। कहते हैं कि बच्चन और दिनकर दोनों प्रतिद्वंदी कवि हैं। बच्चन की भाषा दिनकर से जोरदार है और दिनकर के भाव बच्चन से अधिक उन्मादक, सारवान और सामयिक है। दोनों में जो एक दूसरे को ग्रहण कर लेगा वही हिंदी कविता के वर्तमान और अगले युग का नेता होगा। ठीक, ऐसे कथन जिनमें दो कवियों के बीच में तुलना की गई हो, आलोचना की गई हो, ऐसे कथन परीक्षाओं में आने लायक होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस कथन को देखकर आपको लग सकता है कि यह डॉक्टर बच्चन सिंह का है, हिंदी साहित्य के आधुनिक इतिहास या हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास से नहीं, यह रामनरेश त्रिपाठी जी का कथन है। तो इस क्लास में बस इतना ही देखेंगे। अब मिलते हैं अगली क्लास में इससे संबंधित प्रश्नों के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई मन से कीजिए। धन्यवाद।